यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 इसके इकोनॉमी सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको ये अश्योरेंस देता हूं कि कोई भी कॉम्पिटिटर, कोई भी, वो कहीं से भी पढ़ा हो, उसने कितनी भी किताबों को पढ़ा हो, वो आपको बीट नहीं कर पाएगा, वो आपका हाथ नहीं पकड़ पाएगा। बस अगले 10 मिनट कंसंट्रेशन से मुझे सुन लो। दूसरा अश्योरेंस, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि अगले 10 से 15 मिनट में जिस मेथडोलॉजी को, जिस इंटीग्रेशन को मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, नो वन हैज एवर टॉट यू दिस बिफोर, नो वन। और अगर आपने इस अप्रोच, इस मेथडोलॉजी को सीख लिया, जिसमें स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को साथ में लेके कैसे पढ़ा जाता है, और जो आने वाले क्वेश्चंस हैं फ्यूचर के, उसे कैसे आप प्रिडिक्ट नहीं करके सॉल्व करने के लिए सक्षम बन सकते हो, ये आपको मैं सिखा दूंगा। तो चलो अब शुरू करते हैं। यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स 2022 में ऑलरेडी पूछे गए क्वेश्चन को पहले मेरे साथ पढ़ो। क्वेश्चन बोल रहा है, विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, अ शेयर ऑफ हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स गोज टूवर्ड्स गवर्नमेंट बोरोइंग। सेकेंड, dated securities issued at market related rates in auctions form a large component of internal debt. प्राइमा फेसी इस क्वेश्चन को देख के कोई भी ये नहीं बोल सकता, इवन बीइंग एन इकोनॉमिक फैकल्टी, मैं ये नहीं बोल सकता कि ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ये एक बात सच है, पहले तो इसे एक्सेप्ट करो। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन 2022 में जब ऐसा पूछा गया है तो फ्यूचर में भी पूछा जा सकता है। हाँ, बट ऐसे क्वेश्चंस को यूपीएससी क्यों पूछ रहा है? पहली चीज, मैं इस क्वेश्चन या इसके जैसे किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे कर पाऊंगा, उसके लिए मुझे कैसी तैयारी करनी है, दूसरी चीज। तीसरी चीज, मैं इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहां से करूं? एक ऑथेंटिक सोर्स, और वो किसी भी कोचिंग का नहीं हो सकता। किसी भी कोचिंग इंक्लूडिंग माइन, उनके क्वेश्चंस की कोई औकात नहीं है यूपीएससी के फ्रेम किए गए क्वेश्चंस के सामने। डेट्स बिटर ट्रुथ विच एवरीवन हैज टू एक्सेप्ट, आज नहीं तो कल। ठीक है, पहली स्टेप, इस क्वेश्चन का सोर्स क्या है? देखो, ये क्वेश्चन सिर्फ 2022 के लिए रेलिवेंट नहीं है, या मैं कहूं ये जो टॉपिक है ये सिर्फ 2022 के लिए रेलिवेंट नहीं था, ये आज भी, जब हम 2025 में एंटर करने जा रहे हैं, ये आज भी उतना ही रेलिवेंट है। कैसे? रिसेंटली हम लोगों ने न्यूज़पेपर में कई सारे आर्टिकल्स को, मैं तो आपको एक ही शोकेस कर रहा हूं, कई सारे आर्टिकल्स को पब्लिश होते हुए देखा जहां पे हाउस होल्ड की जो सेविंग है वो हमें फॉल होती हुई दिखी। अब क्या ये हाउस होल्ड की सेविंग आज गिरना शुरू हुई है? पिछले 1 महीने, 2 महीने, 1 साल? नहीं। इस क्वेश्चन के पूछे जाने का ऑब्जेक्टिव ही ये था। तो आप समझ रहे हो कि जो टॉपिक यूपीएससी पूछ रहा है उसके पीछे का सोर्स क्या है। अब इमेजिन करो कि इसी टॉपिक पे, डेट इज ऑन हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स, 2025, 26, 27 में क्वेश्चन आता है, जो कि आएगा, तो क्या आपको ये चीज नहीं पता कि आपको ये पढ़ के जानी है? आपको पता है। अब आप नहीं पढ़ रहे हो, वो आपके ऊपर है। तो पहले क्वेश्चन का जवाब आई होप सो आपको मिल गया होगा कि ये जो टॉपिक है इसका सोर्स क्या है, क्यों पूछ रही है यूपीएससी? क्योंकि ये हमारे इकोनॉमी, हमारे इन्वेस्टमेंट, हमारी ग्रोथ, हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स अगर गिरती रहीं तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स का क्या होगा, राइट? और इस पे डिबेट चल रही है। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे, या दूसरे क्वेश्चन पे हमारे, कि इस टॉपिक को तैयार कैसे किया जाए, राइट? ठीक है, आओ देखते हैं। देखो, इस पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत सारे एंगल से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, जिसमें स्टैटिक पार्ट भी आएगा और करंट अफेयर्स का पार्ट भी आएगा। क्योंकि मैं ऑलरेडी टॉपिक को पढ़ा चुका हूं तो मैं बहुत ज़्यादा डीप डाउन नहीं जाऊंगा, मैं आपको एक ब्रीफ चीज़ दिखाना चाह रहा हूं, उसको स्पेस में मेरे साथ इमेजिन करो। देखो, वो आपसे हाउस होल्ड सेविंग्स के बारे में क्या पूछेंगे? वो पूछेंगे कि अगर ये हाउस होल्ड सेविंग्स कम होती है, जो कि हो रही है, तो इसका इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? पहला क्वेश्चन, 3-4 ऑप्शंस होंगे। दूसरा क्वेश्चन, ये हाउस होल्ड सेविंग्स अगर हमें बढ़ानी है
तो उसके लिए हमें या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को या गवर्नमेंट को क्या इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, राइट? ठीक है। या फिर एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन वो ये बना सकते हैं कि ये जो हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स होती हैं, इसमें नेट हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग या नेट फाइनेंशियल सेविंग और ग्रॉस फाइनेंशियल सेविंग, इसमें क्या डिफरेंस है? आधी जनता इस बेसिक क्वेश्चन में ढेर हो जाएगी कि अच्छा नेट और ग्रॉस भी कोई चीज होती है क्या? क्लियर? फिर हो सकता है कि इस हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग को वो वेटेड एवरेज लेंडिंग रेट से कंपेयर करें, क्रेडिट राशनिंग से, एक्सेट्रा। और इसमें अगर मैं क्वेश्चन बनाने जाऊं तो ऑफ कोर्स वो बनेगा ट्रेंड पे, ठीक है? जैसे कि नेट फाइनेंशियल सेविंग विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी रेशियो कैसा बिहेव कर रही है, ऊपर चल रही है, पिछले 10 सालों में नीचे जा रही है, जिसको अभी हमने देखा। क्लियर? कि पिछले 5 सालों में वो नीचे आती हुई दिख रही है। देखो यहां पे अगर आप इस ग्राफ को देखोगे तो देखो 2020-21 में आपको दिख रहा है ये ड्रास्टिक नीचे आती हुई दिख रही है, दिख रही है या नहीं दिख रही है? तो बस इसीलिए उन्होंने इस क्वेश्चन को पूछा। और कब पूछा? 2022 में पूछा। ये समझ और ये लॉजिक जिस दिन आपने डेवलप कर लिया कि हाँ यार ये जो टॉपिक है ना, ये 3 साल पहले 2 साल पहले जितना रेलिवेंट था वो अगले 3 साल और रहने वाला है, इसको मुझे प्रिपेयर करना पड़ेगा। और ये कीमत होती है एक न्यूज़पेपर के क्लासिक आर्टिकल की। इसमें जो पॉइंट्स आपको मैंने पढ़ाए हैं वो आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगे, किसी भी किताब में। और इसीलिए जब आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप ढेर हो जाते हो, ठीक है? तो उम्मीद करूंगा कि कितने एंगल से पढ़ना है ये भी आपको मैंने समझा दिया, जो कि दूसरा पॉइंट था हमारा। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है कि मैं ऐसे क्वेश्चंस को कहां से प्रिपेयर करूं, ऐसा कौन सा ऑथेंटिक सोर्स है, राइट? तो चलो अब आपको वो बता देते हैं। एक सोर्स तो खुद यूपीएससी सिविल सर्विस का ये क्वेश्चन हो गया, राइट? जहां पे आपको देखते ही हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स को प्रिपेयर करना चाहिए। कोई बात नहीं, मान लो आपने नहीं किया। यूपीएससी सीएपीएफ 2013 में एक क्वेश्चन पूछा गया। देखो यहां पे कितनी खूबसूरत तरीके से हाउस होल्ड सेविंग्स को यूज किया गया। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये जो हाउस होल्ड सेविंग्स हैं इसे कितनी जगह यूपीएससी ऑलरेडी यूज कर चुका है। वहां पे उन्होंने पॉवर्टी लाइन पूछा था एब्सोल्यूट टर्म्स में, जब हम मापते हैं तो उसे किस टर्म पे हम लोग मापते हैं? हाउस होल्ड की सेविंग्स भी उसमें देखी जाती हैं। अभी आपको ये लग रहा होगा कि अरे ये इतना फुद्दू क्वेश्चन, ये तो मैं यूं ही कर दूंगा, मुझे तो सब पता है, कैलोरीफिक वैल्यू भी पता है, सब पता है, मुझे तो तेंदुलकर कमेटी पता है, रंगराजन कमेटी पता है, सीएमआई क्या करता है, सब पता है, ये तो मैं यूं ही बता देता कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन जो है हाउस होल्ड सेविंग, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, इनकम, इसमें क्या आता है। दोस्त विश्वास मानो, अगर सिर्फ ये क्वेश्चन मैं आपको बिना आंसर के यहाँ पे दिखा दूं, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन है ये हाउस होल्ड सेविंग्स इसमें आती है या नहीं आती है। क्योंकि आपका दिमाग उस टाइम ऐसा चलेगा एग्जाम में बैठ के कि यार जनता पैसा कमा रही है तो पैसा सेव कर रही है, पैसा सेव कर रही है तभी तो कपड़े जूते ये सब खरीद रही है, जिसको हम पॉवर्टी लाइन में मेजर करते हैं। तो ये कंजम्पशन में आएगा तो सेविंग भी आएगा। अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन बना दूं ना 1 2 3 2 3 4 जो कि बनाया गया था, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं 1 2 लगाऊं, सिर्फ 2 लगाऊं, 3 लगाऊं, क्या लगाऊं। इस चीज को आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है? अब देखो एक क्वेश्चन पूछा गया था 1997 में, हू बहू 2022 का पैटर्न, बट इन अ डिफरेंट फॉर्मेट। अब देखो यहां पे उन्होंने क्या पूछा, द एवरेज रेट ऑफ डोमेस्टिक सेविंग, जिसमें ग्रॉस लिखा हुआ है। अब समझ में आया जो मैंने आपको क्वेश्चन बना के बताया था कि ग्रॉस और नेट में अगर क्वेश्चन आया तो आधी जनता ढेर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि पीवाईक्यूज पे कमांड नहीं है। ऑलरेडी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है कि एवरेज रेट ऑफ डोमेस्टिक सेविंग फॉर द इंडियन इकोनॉमी किस रेंज में है। क्या आप बात ये जानते हो? आपको आज का ट्रेंड पता है कि डोमेस्टिक सेविंग अगर मैं पूछूं आपसे एवरेज रेट तो क्या चल रहा है भारत में? अब इमेजिन करो कि आपको ये चीज नहीं पता। और इमेजिन क्या करना है, मैं जानता हूं 99.9% बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको ये बात नहीं पता, बट मुझे ये बात सोच के बताओ कि इस टॉपिक को पढ़ते हुए आपको ये बात खुद से सर्च करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। मैं तो आपको सब बताऊंगा ही, बट आप सर्च करोगे कब? जब आपको ये कोई चीज सिखाएगा कि इस तरीके से चीजों को सर्च करना है। अब अगर मैं आपको एक बार बता दूं कि आउट ऑफ 30% एग्रीगेट सेविंग जो भारत में की जाती है, अगेन रिपीट, 30% एग्रीगेट सेविंग जो भारत में की जाती है उसमें से 20% हाउस होल्ड सेविंग्स होती हैं, उसमें से 20% हाउस होल्ड सेविंग्स होती हैं। क्लियर? बस आपको ट्रेंड पता है। अब इतनी सी तो बात थी, समझ रहे हो?
तो इस क्वेश्चन को अगर मुझे हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग को या यूपीएससी को घुमाना हुआ तो वो किससे कंपेयर कर देंगे, इस 1997 के क्वेश्चन से कंपेयर कर देंगे और एक पॉइंट धीरे से डाल देंगे, जनता ढेर हो जाएगी, रोते रोते घर आ जाएंगे, दैट्स इट। समझ आ रही बात? अब जैसे हमने यहां पे हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग की बात की, आप देखो पैटर्न पकड़ो, यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 के इस क्वेश्चन को पकड़ो, उसने आपको यहां पे नॉन फाइनेंशियल डेट के बारे में पूछा हुआ है कि भैया इसमें हाउसिंग लोन्स जो ओन किए जाते हैं हाउस होल्ड के द्वारा वो भी आते हैं क्या। ठीक है, खैर इस क्वेश्चन को स्किप करता हूं, मैं बताने तो जो चीज वाला था बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। बाकी उम्मीद करूंगा कि अभी तक तो बहुत स्ट्रीमलाइन चीज चल रही है कि हाँ भैया हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग क्यों पूछा ये समझ में आ गया, कहां से ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये समझ में आ गया, क्यों इनको पढ़ना जरूरी है क्योंकि किसी किताब में ये चीजें नहीं दी हैं ये समझ में आ गया, ऐसे क्वेश्चंस को और कैसे फ्रेम किया जा सकता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के ये समझ में आ गया। तो अभी रुको, अभी कहां जा रहे हो, अब यूपीएससी सीएपीएफ 2023 के इस क्वेश्चन को देखो, फिर से वही चीज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट लाइकली इफेक्ट्स इफ द सेविंग रेट इन एन इकोनॉमी इज वेरी हाई। अब आप समझ रहे हो उसने क्या करा, उसने ये करा कि यहां पे वो पूछ रहा है या बताना चाह रहा है, इस आर्टिकल में क्या बताना चाह रहा है कि हाउस होल्ड सेविंग गिर रही है तो उसका क्या इंपैक्ट होगा। उसने क्वेश्चन बदल के यहां पे ये पूछ लिया कि मुझे तो ये बताओ कि अगर सेविंग रेट बढ़ जाएंगे तो उससे क्या फायदा होगा या उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। क्वेश्चन को उल्टा कर दिया ताकि बच्चा अगर ये पढ़ के आया हो रट के कि भैया फॉल हो रही है तो फॉल के क्या क्या इंपैक्ट पड़ेंगे ये रट के चलो, क्योंकि यही वो पूछेंगे, बस यहीं पे उन्होंने ढेर कर दिया आपको। तो देखो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, बड़ी सिंपल सी प्रोसेस है। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो आप किसी भी क्वेश्चन में नहीं अटकोगे। भैया सेविंग ज़्यादा हो रही है, मतलब जो मेरी डिस्पोजेबल इनकम है उसमें से जो मैं पैसा डिडक्ट करता हूँ अपनी इनकम में से, या मैं कहूँ सेट असाइड रख देता हूँ, मतलब कि पैसा बचा लेता हूँ। ठीक है, डिस्पोजेबल इनकम मतलब जो पैसा खर्च कर रहा हूँ मैं, तो मैंने पैसा बचाया वो सेविंग हो गई, अब मेरी सेविंग बढ़ रही है। ठीक है, अब उस सेविंग बढ़ी का क्या करूँगा, या तो बैंक में रखूँगा, म्यूचुअल फंड खरीदूंगा, शेयर्स खरीदूंगा, मतलब कि इन्वेस्ट करूँगा या सेव कर दूंगा बैंक में। ठीक है, अब जब मैंने बैंक में उसे सेव किया तो बैंक वाले क्या करेंगे, अपने पास जेब में पीछे रख के बैठ जाएंगे क्या, नहीं, अंडे थोड़ी देने कि एक के दो अपने आप हो जाएंगे। वो क्या करेंगे, वो उसे लोन के फॉर्म में देंगे। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि बैंक के द्वारा जो लोनेबल फंड है उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी। हाँ, अब बैंक वाले सप्लाई देंगे किसको, अपने मित्रों को थोड़ी देंगे, बिजनेस पर्सनल्स को देंगे मार्केट में। मान लो अंबानी जी को लोन दिया तो अंबानी जी फिर क्या करेंगे, उस लोन का वापस वो पीछे जेब में रख के बैठ थोड़ी जाएंगे, क्योंकि अंडे थोड़ी देते हैं नोट कि एक के दो अपने आप होंगे, उसे इन्वेस्ट करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट हो गया। तो क्या मैं बोल सकता हूं मार्केट में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, हाँ या ना, बस आपके सामने आंसर है, इट विल लीड टू हायर इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। यस, दिस इज राइट, दिस इज राइट। सेकेंड, इट वुड रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। कितना फर्जी पॉइंट बनाया है, कितना फर्जी। अगर आपने अभी तक ये बेसिक पॉइंट समझ लिया कि भैया सेविंग्स मतलब मेरी सेविंग, मेरी डिस्पोजेबल इनकम, सब मेरी बात चल रही है। अब अगर मेरी सेविंग्स बढ़ रही हैं तो उससे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का कोई मतलब ही नहीं है। इसको दूसरे टर्म्स में समझो, अब मान लो कि बैंक में बहुत ज़्यादा पैसा सेव हो रहा है या मार्केट में लोग बहुत ज़्यादा निवेश कर रहे हैं क्योंकि वो पैसा बचा पा रहे हैं, पैसा सेव हो रहा है ना। तो अब आप वहाँ पे ये सोच सकते हो बैठ के कि यार मैं पैसा बचा रहा हूँ, मेरे जैसे 150 करोड़ लोग पैसा बचा रहे हैं, तो पैसा बचा बचा के इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कम हो रही है, तो हो तो रही है। अरे भैया यही आपके बेसिक्स में कमी है। वो आपको ये बोल रहा है कि हमारी इकोनॉमी में सेविंग रेट बढ़ रहा है, मतलब कि पहले बैंकों में मान लो 100 रुपए जमा होते थे, अब 150 होते हैं, अब 200 होते हैं, अब 2000 होते हैं। इसमें सबको थोड़ी इंक्लूड किया है। ये तो वही बात हो गई जीडीपी जैसी कि जीडीपी तो भारत की 10% हो गई है, 8% हो गई है, 15% हो गई है, मगर भुखमरी बढ़ती ही जा रही है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ रही है। इसका मतलब जीडीपी के बढ़ने से इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का पता नहीं चलता कि बराबर हो रही कि कम हो रही है। ठीक है, तो यहां पे अगर सेविंग रेट बढ़ रहा है तो क्या इकोनॉमिक इनइक्वालिटी डेल श्योर बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते। हाँ, ये भी हो सकता है कम हो रही हो, ये भी हो सकता है बढ़ रही हो, बट कहा नहीं जा सकता रिड्यूस हो रही है। तो कहने का यह मतलब है कि इस चीज से डिड्यूस नहीं किया जा सकता कि ऐसा हो रहा है। तभी तो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आया ना। समझ रहे हो कि नहीं बात? तो ये गलत है। थर्ड पढ़ो, फिर थर्ड ऑप्शन पढ़ो वो क्या बोल रहा है।
इट न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द परचेसिंग पावर ऑफ अ करेंसी। देखो बहुत शांति से पढ़ो, आपको लग रहा होगा कि यार ये तो बम फेंक दिया, नहीं ये सूतली बम है। इट न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द परचेसिंग पावर ऑफ अ करेंसी। वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि अगर आपके सेविंग रेट बढ़ रहे हैं, मतलब कि पहले मैं 105 रुपये सेव करता था बैंक में, फिर 110 करने लगा, फिर 150, 200, 2000, अगर सेविंग रेट बढ़ रहा है इकोनॉमी में, तो क्या ये इन्फ्लेशन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा क्या? क्योंकि इन्फ्लेशन के कारण मेरी जो परचेसिंग पावर है कि मैं पहले 100 रुपये में एक चीज खरीद पाता था, अब मैं 100 रुपये में आधी चीज खरीद पा रहा हूं। यही होता है ना, इन्फ्लेशन के कारण मेरी परचेसिंग पावर कम हो जाती है करेंसी की। तो क्या वो सेविंग रेट के कारण बच जाएगी क्या? कैसे होगा? पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि बैंक में अगर मैंने पैसा सेव किया है, बहुत ध्यान से सुनना, बैंक में अगर मैंने पैसा सेव किया है और मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा है, तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट होता है मेरी सेविंग्स पे, जिस कॉन्सेप्ट को कहते हैं इन्फ्लेशन हैज अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन सेविंग्स। तो जब नेगेटिव इंपैक्ट होगा तो मेरी परचेसिंग पावर तो गिरेगी करेंसी की। तो ये इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन को न्यूट्रलाइज करेगा? जवाब है नहीं करेगा। अच्छा, इस चीज को कहां से पढ़ा जाता है, कहां पढ़ते हैं हम इकोनॉमी में, बताओ? तो इस टॉपिक को पढ़ा जाता है इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन वेरियस स्टेक होल्डर्स, जहां पे क्रेडिटर, डेटर, लेंडिंग, एग्रीगेट डिमांड, इन्वेस्टमेंट, इनकम, सेविंग। क्या पढ़ते हैं हम? वैल्यू ऑफ मनी डेप्रीशिएट, मतलब परचेसिंग पावर कम हो गई। क्लियर हो रही बात? तो बस अगर मैंने ये पॉइंट पढ़ा हुआ है तो मुझे ये चीज आनी चाहिए। तो क्या लगाऊं फिर, बताओ? थर्ड ऑप्शन गलत, वन ओनली वुड बी द करेक्ट आंसर। क्या आप लोग ये समझ पा रहे हो कि क्वेश्चन का लेवल क्या है? कुछ नहीं है लेवल वेवल, बस अगर आपकी तैयारी सही दिशा में है ना, तो आप किसी भी क्वेश्चन को क्रैक कर लोगे। फिर वो भले ही पॉवर्टी से हाउस होल्ड की सेविंग को कंपेयर करके कंफ्यूज कर ले, फिर वो भले ही गवर्नमेंट बोरोइंग करती है कि नहीं हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग के द्वारा ये पूछ ले, है ना, बैंक में पैसा रखा, बैंक ने गवर्नमेंट को दिया, या फिर भले ही वो ट्रेंड के बारे में पूछ ले कि डोमेस्टिक सेविंग ग्रॉस इसका क्या ट्रेंड चल रहा है भारत में, और या फिर वो एक ऐसा धुआंधार क्वेश्चन बना के पूछ ले कि सेविंग रेट बढ़ने से क्या क्या इंपैक्ट होगा। यू वुड बी एबल टू आंसर एनी क्वेश्चन वॉट एवर मे बी आस्क्ड, अगर आपको पता है कि वो टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट था, आपने वो पढ़ा, जिस तरीके से पढ़ना चाहिए था उस तरीके से पढ़ा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे कमांड करी और स्टैटिक पोर्शन के साथ में उसे मर्ज कर दिया। दैट्स इट। तो चलो, ये मैं मान के चल रहा हूं कि अभी तक जितनी चीजें मैंने आपको समझाई वो आपको समझ में आ गई, क्योंकि अब मैं आपको एक और स्टेप एलिवेट करने जा रहा हूं। अब ये स्टेप क्या है, मैंने इसे शुरू में इसलिए नहीं बताया ताकि आप लेक्चर के शुरू होने के पहले ही ना घबरा जाओ कि यार ये इतनी सारी चीजों को एक साथ कैसे किया जाता है। ठीक है, तो अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप पे एलिवेट कर रहा हूं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि मान लेते हैं कि कोई स्टूडेंट इस टॉपिक को पढ़ना भूल गया, मिस हो गया किसी भी कारण से। भले ही ये जो टॉपिक है ये कम से कम 15 से 20 बार न्यूज़पेपर में अपीयर हुआ, फिर भी स्टूडेंट भूल गया, मैं मान के चल रहा हूं, बट फिर भी वो इस टॉपिक को कवर कर सकता है। बताओ कैसे? अगर उसने यूपीएससी के मेंस के क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि प्री और मेंस की जो तैयारी है वो एक साथ होती है, मगर मूर्ख बच्चे ये सोचते हैं कि प्री अलग है और मेंस अलग है, उसको कंपार्टमेंटलाइज कर देते हैं। जो ये करता है वो कभी यूपीएससी क्लियर कर ही नहीं सकता। अब मैं आपको बताता हूं कि यूपीएससी मेंस के लिए किस क्वेश्चन की अगर आपने प्रैक्टिस की होती तो आप इस चीज को सॉल्व कर लेते। तो देखो, हम लोगों ने यूपीएससी मेंस 2013 के इस क्वेश्चन की आंसर राइटिंग की थी। आई होप सो आपको याद होगा, और अगर याद नहीं है तो याद करने की कोशिश करो। जहां पे क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म टैक्स एक्सपेंडिचर, टेकिंग हाउसिंग सेक्टर एज एन एग्जाम्पल, डिस्कस हाउ इट इन्फ्लुएंसेस द बजटरी पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। क्या आपको समझ में आ रहा है? हाउसिंग सेक्टर को एग्जाम्पल मान के
कैसे बजटरी पॉलिसीज इन्फ्लुएंस करती हैं गवर्नमेंट की, इसे एक्सप्लेन करो, ये क्वेश्चन है। और यहाँ पे भी हमने हाउस होल्ड सेक्टर के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स को जॉट डाउन किया था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हाउस होल्ड सेविंग आउट ऑफ टोटल सेविंग कितनी है, दिख रही है आपको? जैसे हाउस होल्ड सेविंग एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी कितनी है। ये एग्जैक्ट फैक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे, एग्जैक्ट। इन एक एक फैक्ट को ढूंढ के आप लोगों के लिए लिखने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब आपसे अगर वो पूछते हैं स्पेसिफिकली कि बताओ हाउस होल्ड के फिनेंशियल असेट्स कितने परसेंट है, वो आपसे पूछते हैं, या मैं कहूँ सॉरी फिनेंशियल असेट्स में कितना पैसा इन्वेस्टेड है, या पूछते हैं बैंक डिपॉजिट, एमएफ, म्यूचुअल फंड, इक्विटी बॉन्ड्स में कितना पैसा इन्वेस्टेड है, ये चीज़ें आप बता पाओगे। ठीक है, बट अगर आपने एक भी टॉपिक पढ़ा है, या तो ये टॉपिक या जो मैं आपको हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग वाला बता रहा था, उन दोनों टॉपिक के थ्रू आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, या मैं कहूं हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मैं जानता हूं कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ लग रही होगी, राइट? कि यार पहले तो इसने PYQs कनेक्ट कर दिए, फिर इसने स्टैटिक पोर्शन कनेक्ट कर दिया, फिर दो अलग अलग न्यूज़पेपर के आर्टिकल कवर कर दिए जिसमें हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग के बारे में बता दिया, फिर इसने UPSC मेंस को प्री से कनेक्ट कर दिया। बट आप ये देखने की कोशिश करो इन अ नट शेल कि ये सारी चीज़ें या तो हाउसिंग सेक्टर या हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स इनके बारे में बात कर रही थी। इसका मतलब ये सारी चीज़ें एक ही थीम पे बेस्ड हैं। इसीलिए इन सारी चीज़ों को अगर आपने पढ़ा है तो आप इससे जुड़े हुए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में अपने आप कैपेबल हो जाओगे। और हाँ, अब देखो, आप में से मेजॉरिटी लोगों ने ध्यान भी नहीं दिया होगा, क्योंकि ये चीज़ें ना पकड़ नहीं पाता एक स्टूडेंट। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको इस लेक्चर में बता रहा हूँ, ये स्टूडेंट को इसीलिए नहीं सिखाई जाती है क्योंकि 95% स्टूडेंट इन चीज़ों को समझ ही नहीं सकता। ये एक सच बात है, क्योंकि इसके लिए लगती है बहुत ज़्यादा मेहनत। ठीक है, तो इन चीज़ों को छोड़ दिया जाता है कि छोड़ ही दो ना यार, कौन ही मेहनत करे इतनी। अब देखो, मैंने आप लोगों को अभी क्या बात बोली थी स्टार्टिंग में, कि अगर टोटल एग्रीगेट सेविंग माने, मतलब कि 100 रुपये में से अगर माने कि 30 रुपये बच रहे हैं, यही थी, उसमें से हाउस होल्ड सेविंग 20 रुपये, मतलब 10 लोग बाकी कर रहे हैं और 20 हाउस होल्ड कर रहे हैं, ये मतलब था इसका। मगर देखो यहाँ पे दूसरे शब्दों में लिखा है हाउस होल्ड सेविंग एज परसेंटेज ऑफ टोटल सेविंग, वो तो 70% हो गया। तो जब एग्रीगेट सेविंग 30% थी, उसमें से हाउस होल्ड सेविंग 20% थी, तो ये 70% क्या लिखा है? ये कैच है। ये मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट सोचेंगे नहीं कभी, क्योंकि कोई बताने वाला चाहिए ना कि भैया सोच, इसको 20/30 कर, इंटू 100 कर, तब जाके फिगर आएगा। इसके आसपास का अप्रोक्सीमेट लिखा है ना, जो भी 65 68, ये लेवल चाहिए कि वो बात कर रहा है एग्रीगेट सेविंग का जो 30% है, उसमें से जो हाउस होल्ड सेविंग है वो 20% है। तो अगर टोटल सेविंग का देखें तो वो कैसे निकाली जाएगी हाउस होल्ड की सेविंग? अब इमेजिन करो कि क्वेश्चन ये पूछ लिया, तो स्टूडेंट तो 30% लगा के आ जाएगा, 20% लगा के आ जाएगा, उसको पता ही नहीं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ये होता है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। और अगर कोई इतनी डेप्थ में आपको बता रहा है तो आप इस पर जरूर सोचना एक बार। सो आई होप कि आप लोगों को जिस चीज को मैं समझाना चाह रहा था वो समझ में आई होगी। चलते चलते इस क्वेश्चन के सेकंड पॉइंट के बारे में, माइट बी पॉसिबल आप में से बहुत सारे लोग वेट कर रहे हो कि इसने सेकंड पॉइंट के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। उसका जवाब ये है, क्योंकि ये जो पॉइंट उठाया गया है, ऑप्शन बनाया गया है, ये पब्लिक डेट से उठाया है, जो कि हम बजट मॉड्यूल में पढ़ते हैं। तो हाँ, डेटेड सिक्योरिटीज़ जो इशू की जाती हैं मार्केट रिलेटेड रेट्स इन ऑप्शंस में, दे फॉर्म अ लार्ज कंपोनेंट ऑफ इंटरनल डेट। इनफैक्ट 95% यही होता है। क्लियर? अगेन, ये एक ऐसा फैक्चुअल डाटा है जो हर स्टूडेंट को याद रहना ही चाहिए। कैसे, वो भी दिखा देता हूँ। तो देखो, हम लोगों ने बजट मॉड्यूल को पढ़ा है। उस बजट मॉड्यूल में जब हम लोग अपने सेकंड कंपोनेंट पे जाते हैं, मतलब कि टैक्सेशन सिस्टम को ख़त्म करके, जहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम बेसिकली पढ़ते हैं, उसके बाद में हमने पब्लिक डेट को पढ़ा है, जहाँ पे डेट कॉम्पोजिशन का हम पढ़ते हैं।
वहाँ पे स्पेसिफिकली मैंने आपको बार बार बताया है कि आप खुद भी सर्च करके लिखो ताकि आपके हाथों को याद रहे, और कई बार बताया है अबाउट द एक्सटर्नल डेट एंड इंटरनल डेट। क्लियर? तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये पब्लिक डेट का कॉन्सेप्ट है, जिसमें हमने जो पब्लिक डेट लिया है वो 95% इंटरनल है और सिर्फ 5% एक्सटर्नल। ये भी बताया है कि वो भी डॉलर्स में है सबसे ज़्यादा। ये क्वेश्चन लगातार वो आपसे पूछ रहे हैं, पूछते रहेंगे, इसलिए मैंने भी उनको बार बार अलग अलग फॉर्मेट में, जैसे एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है? आप लोगों के लिए जो क्वेश्चंस बना के दिए हैं, जैसे शेयर ऑफ सेस और चार्ज कितना है इन ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, कितना % लास्ट ईयर से बढ़ा, ये इसीलिए आपके लिए इतनी मेहनत की है ताकि आप जब इसको सर्च करके लिखोगे, जो कि मेजॉरिटी स्टूडेंट ने लिख लिया है, अगर आपने नहीं लिखा तो लिखो, आपको ये चीज़ जीवन भर याद रहेगी। ये देखो यहाँ पे लिख के दिया था मैंने एक्सटर्नल डेट ऑफ इंडिया। वो क्यों लिख के दिया था? ताकि आप ये समझ पाओ और उसको याद रख पाओ, और अगर उसको आपने याद किया होता तो आप इस क्वेश्चन में यूज़ कर पाते। इसीलिए कहते हैं इंडियन इकोनॉमी इज ऑल इंटर रिलेटेड। It is related right from the first concept which you are going to read in the economy to the last concept you are going to read. जो इस इंडियन इकोनॉमी को इस एंटायरिटी में जानता है कि कैसे पहला कॉन्सेप्ट आखिरी कॉन्सेप्ट से मिलता है और कैसे हर कॉन्सेप्ट एक दूसरे से रिलेटेड है, वही एक्चुअल में इकोनॉमी के हर क्वेश्चन को क्रैक कर सकता है। बस यही चीज़ मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने अपनी पूरी जान लगा दी है इस इकोनॉमी के कोर्स में। बस आप सबसे मैं ये कहूँगा कि आप रिलीजियसली जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं बहुत ही क्रिस्प, बहुत ही शॉर्ट मैनर में, इन सबको एक बार कवर कर लो। आपकी 70% दिक्कत उसी टाइम खत्म हो जाएगी, और जब आप उसका रिवीजन करोगे तो बाकी की 30% भी अपने आप रिजॉल्व हो जाएगी। तो उम्मीद करूँगा कि जितनी सिंप्लीफाइड मैनर में मैं इन सब चीज़ों को इंटीग्रेट करके आपको समझा सकता था, मैंने पूरी कोशिश की। चैट सेक्शन में ज़रूर बताने को मैं और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड कर सकता हूँ, बट अगेन इट विल क्रिएट कन्फ्यूजन अमंग द न्यू बिगिनर्स विच आई डोंट वांट। तो अपनी बात को यहीं विराम देते हुए विल मीट यू सून, टिल देन कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे।